नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो न्यू 30 सीरीज चलाई जा रही थी, आज हम न्यू 30 सीरीज में क्लास नंबर 26 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 25 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही जो भी बच्चे इस सीरीज की कंटेंट खरीदे हैं उन्हें PDF भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो इस बात को जो है परखे होंगे कि कंटेंट में क्या दम होती है, एग्जाम हॉल में फ़ायदा हुआ होगा। और जिनका एग्जाम बाकी है अच्छे से पढ़ के जाएंगे। देखिए, हमने पूरे 2025 में रेलवे के लिए 2 ही सीरीज चलाया और SSC के लिए भी 2 ही सीरीज चलाया। मैं साल में बहुत कम पढ़ाता हूँ जी, 365 दिन में मुश्किल से 100 वीडियो पढ़ाता हूँ। ठीक है भाई, वो चैनल नहीं है कि भर दिन में 24 वीडियो अपलोड हो रही है, 24 को इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। अब आदमी है कि प्रेशर कुकर, 24 पढ़ो, फिर रीजनिंग पढ़ो, मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ये सब के लिए टाइम कैसे निकालोगे जब 24 वीडियो खाली GK GS का देख रहे हो? तो कम पढ़ो, काम का पढ़ो। ठीक है भाई। तो जिनको ग्रुप D का एग्जाम देना है, ये कंटेंट को और परीक्षा दर्पण वाली कंटेंट को भी अच्छे से करते रहना, क्योंकि ग्रुप D में भी फुल फायदा करवा के देगा आपको, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप WhatsApp मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। WhatsApp पे लिंक क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल आपको WhatsApp पे ले जाएगा और वहाँ से आप कंटेंट एक छोटी सी फी अदा करके बाय कर सकते हैं। देखिए, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, ट्रेंडिंग टॉपिक से मतलब आप समझ रहे हैं। तो ये आर्टिकल जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, संशोधन जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा सर? क्योंकि ये सब मैं पहले ही करा दिया हूँ और आपको छूटेगा नहीं, उस लेवल से करा दिया हूँ। कंप्यूटर का शॉर्टकट लगभग 3-4 चीज़ MS ऑफिस, MS एक्सेल और विंडोज़ से पूछा जाता है तो बता दिया हूँ। नियुक्ति बता दिया हूँ, वर्तमान में कौन किया है आप सभी को पता होगा कि टुडे एग्जाम का कंटेंट लेने पर आपको जो है टॉपिक वाइज निःशुल्क दिया जाता है। वहाँ पे करंट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो भी करा के दिया जाता है। जैसे 4-5 क्लास में कराया हूँ वो दे देता हूँ। विभिन्न तथ्यों में पाए जाने वाली एसिड परीक्षा दर्पण देखिए, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा निर्मित एप्लीकेशन परीक्षा दर्पण देखिए, ऑपरेशन के लिए भी परीक्षा दर्पण देखिए, दिल्ली सल्तनत ये तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, नदी पहाड़ी समाज सुधारक और इनको द्वारा स्थापित समाज, विभिन्न प्रकार के आंदोलन जैसे कुका, रंपा, है ना, संथाल, ये सब। तो ये सब नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा भाई? पढ़ा दिया हूँ और मैं उन्हीं के लिए हूँ जो मेरा बात मानते हैं भाई। जो सिर्फ ट्राई करने आते हो उनके लिए मैं थोड़ी हूँ। ठीक है, तो जो मेरे लिए है वो पढ़े होंगे, आशा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास प्रभु श्री हरि का नाम लेकर के पहले प्रश्नों के साथ। पहला जो प्रश्न है, GeoEye स्टैट्स नामक एप्लीकेशन जून 2025 में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन भी जो लेटेस्ट आया है, क्योंकि रेलवे में एक ये है कि बहुत नज़दीक के करंट अफेयर भी पूछ देते हैं, तो इसको ध्यान रखना। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो है MOSPI के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह क्या है भाई? ये सरकारी आंकड़ों जो है वो नागरिकों तक पहुंचाने के लिए यह एप्लीकेशन है। रडार एप्लीकेशन ये भारतीय मौसम विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, रडार एप्लीकेशन। इसे भी ध्यान रखेंगे, रडार एप्लीकेशन को। एक सचेत एप्लीकेशन है, नाम से ही स्पष्ट है कि इतलाह कर रहा है, कोई भी चीज़ से सचेत कर रहा है, सतर्क कर रहा है। तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये 12 भारतीय भाषा में काम करता है। ये जो पॉइंट है ये आपके लिए VVI रहेगा, खास करके जिनको CGL देना है, क्योंकि CGL वगैरह या फिर जो आपके न्यू वेंडर है, एडुकेटिव बोलते हैं उनको, तो इसी प्रकार के चीज़ों को ढूंढता रहता है। इनके अलावा भारत पोल एप्लीकेशन, यह आपके CBI के द्वारा, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया है भारत पोल एप्लीकेशन। तारा एप्लीकेशन हो गया, शिक्षा पोर्टल हो गया, उल्लास कार्यक्रम हो गया, ये सभी के सभी शिक्षा मंत्रालय का जो है पहल है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। ये जो तारा ऐप है ना, ये AI आधारित ऐप है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा DG शक्ति पोर्टल। जो DG शक्ति पोर्टल है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा मार्च 2025 में डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रमाणन हेतु शुरू किया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा। मार्च 2025 आपके NTPC CGL में आने के लिए तैयार है। संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन, ये दूरसंचार विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इन्हें भी ध्यान रखें, जो खोया पाया वाला सिस्टम पे कार्य करता है, मोबाइल इत्यादि को ट्रैक करने का काम करता है।
है। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार का फिजिकल डिफिसिट 2024-25 में जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो ये जो है भैया 5.1% जो है फिजिकल डिफिसिट अनुमानित है वित्तीय ईयर 24-25 में। देखिए जो फिजिकल डिफिसिट होता है वो क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कह सकते हैं, टोटल रिसिप्ट सही है ना, माने कुल मिला के टोटल खर्चा में से टोटल प्राप्ति को घटा देते हैं। तो क्योंकि चूंकि घाटा है तो घाटा कब होगा, जब ज़्यादा में खरीद के कम में बेचोगे या फिर आमदनी कम आ रहा है खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसे ही घाटा कहते हैं। तो जो फिजिकल डिफिसिट होता है वो टोटल खर्चा माइनस टोटल प्राप्ति होता है, लेकिन इसमें जो है आपको उधार को शामिल नहीं किया जाता है, यहाँ पे लिखा गया है। ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है आपके एग्जाम के लिहाज से कि इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है फिजिकल डिफिसिट ज्ञात करते समय, तो आप कहेंगे उधार को शामिल नहीं किया जाता है। देखिए ये जो अनुमान लगाते हैं ये कई सारे संस्थानों के द्वारा देश के बाहर और देश के अंदर अनुमान लगाए जाते हैं। जैसे देश के अंदर आरबीआई अनुमान लगाता है, देश के बाहर इंडस्ट्रियल जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और जो वर्ल्ड बैंक है इनके द्वारा भी अनुमान लगाया जाता है। ये ग्राफिकल मोड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन किसके कितना अनुमान लगाया है इस पार्टिकुलर पीरियड के लिए। फिजिकल डिफिसिट को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा FRBM एक्ट लाया गया था 2003 के अंदर, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसका लक्ष्य था कि भाई ये जो फिजिकल डिफिसिट है उसको जो है कम किया जाए, है ना, कम किया जाए। ठीक है भैया, तो ये आया था। ये डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कुछ दिन और रुक जाइए फिर हम सिस्टम पे पढ़ाएंगे, अभी छोटी सी टैबलेट पे पढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत दिन जब से स्टार्ट किया था इसी पे पढ़ा रहा हूँ, नहीं बन पा रहा था संजोग, अब ले लिया हूँ लैपटॉप वगैरह। अब सिर्फ जो है आपका वो जो बाहर से लिखने के लिए लेना पड़ता है उसके लिए भी करीब 8-9 हज़ार रुपये चाहिए होती है, और एक ही बार नहीं हो जाते हैं हम जैसे आदमी को कि सोचा और तुरंत हो गया। भले मैं नौकरी करता हूँ, अच्छा खासा पेमेंट भी ऊपर वाले की दया से, लेकिन बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं तो मैं जो है सोच सोच के काम कर पाता हूँ। तो ले लूँगा थोड़ी ही दिन में, तो फिर आपको जो है एक अलग मोड में पढ़ाऊँगा, बढ़िया से पढ़ाऊँगा। ठीक है भाई। वित्त वर्ष 25-26 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने अपने नवीनतम नीति समीक्षा में 6.5% का अनुमान लगाया है। और ये जो लैपटॉप लिया है ये आप ही लोगों का पैसा है ना, ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि आप लोग जो कंटेंट लेते हो उसी को मैं जमा कर करके जो है ना लैपटॉप लायक बनाया, और भी इस पे जो खर्च होते हैं ये भी मैं आप लोगों से ही जो फी देते हो आप इसे योगदान कहिए। फ़ी क्या होता है, ये योगदान की राशि के जैसा है, तो आप ही के ऊपर खर्च करता हूँ। इससे कुछ ज़्यादा तमन्ना नहीं है कि हम कमाएं, क्योंकि रोटी पानी के लिए कमा लेता हूँ मैं। चलिए, इसके अलावा IMF के अनुमान के अनुसार भारत की 2025 में वृद्धि करीब कितना रहेगा, 6.4%। ये अलग अलग संस्था के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि भाई ये अमुक संस्था ने, है ना, भारत की GDP वृद्धि या फिर और भी कोई चीज़ वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है। तो अलग अलग संस्था के हिसाब से याद रखेंगे। RBI 6.5, IMF 4.5, थोड़ा सा घटाया। देखिए जो वर्ल्ड बैंक है वो पहले दिया था 6.7%, ठीक है, लेकिन बाद में जो है घटा दिया जून 2025 में और संशोधित करके, है ना, ये 6.3% जो है वृद्धि दर भारत का तय किया है। दोनों बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्लास में हमने, है ना, MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बताया था शॉर्टकट। आज हमने MS एक्सेल की शॉर्टकट बताने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट की कॉमन ही होते हैं, जैसा कि आपको भी पता होगा। तो आज हम MS एक्सेल में न्यू वर्कबुक के लिए शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करेंगे, इस ऐसा प्रश्न रखा हूँ। तो अगर आप Ctrl+N दबाते हैं तो आपका जो है न्यू वर्कबुक खुल के आ जाती है। ठीक है, Ctrl+N नई वर्कबुक, है ना। इनके अलावा Ctrl+O फाइल को खोलना, ओपन द फाइल, Ctrl+F सेव करना, Ctrl+P प्रिंट करना, Ctrl+1, है ना, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए Ctrl+1 का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट के साथ अगर टैब विंडोज आप टैब दबाते हैं तो विंडोज बदलता है। इसके अलावा F4 दबाते हैं तो आखिरी काम को दोहराते हैं, रिपीट लास्ट एक्शन,
है ना। और एक कंट्रोल प्लस जेड होता है, वो दूसरा होता है, वो अंडू होता है। कोई चीज़ जैसे मिटा पिटा दिया तो फिर से आप चाहते हो कि अरे गलत कर दिए, जैसा था वैसा करना चाहिए, तो अंडू कर देते हैं कंट्रोल प्लस जेड से। ये है F4, ये आखिरी काम को दोहराना। कंट्रोल प्लस स्पेस, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना। F2 सेल में एडिट करना। F2 के किस लिए है, सेल में एडिट करना। कंट्रोल प्लस पेज अप या डाउन, सीट बदलना के लिए। शिफ्ट प्लस F11 नई सीट बनाने के लिए, है ना। अल्ट प्लस E+L सीट डिलीट करने के लिए है। तो ये कुछ शॉर्टकट की है। आजकल एक नया शॉर्टकट की आया है जो विंडोज 11 में काम करता है, ठीक है। एक नया शॉर्टकट की जो प्रचलन में है विंडोज 11 में। विंडोज में आपका विंडो बटन दबाएंगे और साथ में H बटन दबाएंगे तो आपको जो है स्पीकर आ जाएगा। वहाँ पे एक स्पीकर का इस प्रकार से साइन आता है और आप कुछ भी बोलते हो तो वो आपको डॉक्यूमेंट में लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक है, ध्यान देंगे, अतिरिक्त मतलब एक के अलावा, तो ये है संजीव रैना साहब को जो है नियुक्त किए गए हैं। ITBP की स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद 1962 में किया गया था। ITBP के वर्तमान महानिदेशक राहुल रसगोत्रा साहब हैं। यह बल भारत और चीन सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, है ना, और यह गृह मंत्रालय के अधीन आती है। नेक्स्ट BSF के वर्तमान महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। इन्होंने पदभार अगस्त 2024 में संभाले हैं। जो भी नियुक्तियां आ रहे हैं आपको या तो बहुत लास्ट दिशा मतलब 2024 के आ रहे हैं या फिर शुरुआती 2025 के आ रहे हैं। SSB सशस्त्र सीमा बल के वर्तमान महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं, लेकिन 1 सितंबर 2025 से, है ना, इस पद पे आसीन होंगे संजय सिंघल साहब। ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है, तो ये भी करंट अफेयर की क्वेश्चन बन चुकी है। पूर्व वित्त और आर्थिक मामले के सचिव अजय सेठ साहब को जो है अब इरडा में देवाशीष पांडे की जगह पे अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये इरडा क्या होता है आप सभी को पता है, बहुत बार बता चुका हूँ। 1999 में जो है इसकी स्थापना होती है। इसकी मुख्यालय हैदराबाद के अंदर होती है और ये बीमा सेक्टर में काम करते हैं ना, ये जो है बीमा सेक्टर में काम करते हैं। कौन भैया, इरडा। नेक्स्ट है ना, किताब आत्मकथा और जो नीचे दिया गया है उनको आपको जो है मिलान करना है। अर्ध कथानक के लेखक हैं बनारसी दास। मूक नायक के लेखक हैं आपका भीमराव अंबेडकर, ठीक है, मूक नायक का हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। डॉलर बहू का हो जाएगा भैया सुधा मूर्ति और जंगलनामा का हो जाएगा अमिताभ घोष। यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है, उससे मिलान कर लीजिएगा, है ना। अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। वाइल्ड फिक्शंस, ये लेटेस्ट, द सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमोजोम, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड एंड गन आइलैंड, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। इन सभी किताबों को अगर आप बड़े अच्छे से देखेंगे तो आप पाओगे कि मैक्सिमम किताब में जो है कुछ न कुछ नेचर वाला शब्द जरूर आ रहा है। जैसे आप पहले ही ले लो वाइल्ड, जंगली, है ना, जंगल वाला, तो यहाँ भी नेचर जैसे शब्द हो सकता है। द सर्कल ऑफ रीजन, यहाँ पे रीजन ले सकते हैं। द शैडो ऑफ लाइन्स, है ना, द शैडो ले सकते हैं आप, शैडो। द कलकत्ता क्रोमोसोम यहाँ पे ले सकते हैं। द ग्लास पैलेस, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल तो। द हंग्री टाइड, यहाँ पे आप टाइड ले सकते हैं, जो हाई टाइड आता है आपके ज्वार भाटा। गन आइलैंड ले सकते हैं। सी ऑफ पॉपीज, सी ले सकते हैं। रिवर ऑफ स्मोक, रिवर ले सकते हैं। फ्लड ऑफ फायर, फ्लड ले सकते हैं। तो आप देखोगे कि इनके मैक्सिमम किताब में जो हैं, जो अमिताभ घोष के द्वारा लिखे जाते हैं, है ना, तो इनके मैक्सिमम किताब में नेचर शब्द वाला जो है शीर्षक होते हैं। सीधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया पुस्तकों में आएंगे तो ताश का घर, है ना, खोए हुए मंदिर का जादू, महाश्वेता, सर्प का प्रतिशोध, ये सभी के सभी जो हैं ये लिखे हैं। कौन, सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी को आप सभी जानते ही होंगे। ऋषि सुनक की सासू माँ हैं, जो पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मतलब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे कुछ दिन पहले। अमिताभ घोष साहब एक अलग राइटर हैं, है ना, इनके द्वारा लिखा, अच्छा यही दोबारा दोहरा गया है ना। अमिताभ घोष के पुस्तक 2 बार लिखे गए हैं, कोई बात नहीं, है ना। बनारसी दास के द्वारा लिखे गए पुस्तक में आएंगे तो अर्ध कथानक, कवित संग्रह, बनारसी विलास, रस भंजनी, ये सभी के सभी बनारसी दास के द्वारा लिखे गए पुस्तकों में से है, ठीक है। इसके अलावा जो काफ़ी पुराने किताब होते हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अमोर जीवन,
है ना। अमर जीवन एक किताब है रस सुंदरी देवी का, महासुंदरी देवी आ जाता है जवान पे, क्योंकि वो हमारे गांव के पास के ही हैं। महासुंदरी देवी जो मिथिला पेंटिंग से जुड़ी हुई है। एक रास सुंदरी देवी भी है जो अमर जीवन करके किताब लिखी है, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। ये उसी के जैसा किताब है, ये बनारसी दास के द्वारा लिखा गया अर्थ कथानक, मतलब उसी फॉर्मेट में पूछे जाने वाली किताब है। ऐसा नहीं कि दोनों की विषय एक है, कोई नहीं मिला देना इस बात को, ठीक है। शिवालिक तथा हिमाद्री के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? अब इसमें जिसको नॉलेज होगा वही बनाएगा, याद रखें ट्रेंडिंग है ना, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ट्रेंडिंग मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जो शिवालिक और हिमाद्री के बीच में कौन सा हिमालय है, ये आज से पढ़ा है जी। पैरासीटामोल 500 में 4-5 को पेज उलटिएगा तो आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो शिवालिक है, हिमाद्री है, ये जो है हिमालय के अंश हैं, पार्ट हैं, 4 पार्ट में बांटे गए हैं, है ना। इसके अलावा नदी के आधार पर भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, दोनों बता चुका हूँ एक ही जगह, ठीक है। तो शिवालिक तथा हिमाद्री के बीच में मध्य हिमालय या लघु हिमालय स्थित है। अब यहाँ पे इसके नाम में ही कन्फ्यूजन है गुरु, है ना। देखिए ये मध्य हिमालय भी है, लघु हिमालय भी है। जनरली मध्य शब्द का अर्थ होता है बीच वाला, ठीक है, और लघु शब्द का अर्थ होता है छोटा, ठीक है। तो छोटा भी बीच भी ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन क्या कीजिएगा, जो नाम है वो आपको ध्यान रखना होगा। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, या इसे परा हिमालय भी कहते हैं। ये आपका ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में हो जाएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ट्रांस हिमालय के बाद में आपका आता है विस्तृत हिमालय या महान हिमालय या बृहत हिमालय। इसके बाद में आपका आता है जी, है ना, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और सबसे लास्ट में यानी सबसे दक्षिण में आपका आ जाएगा शिवालिक। क्या आ जाएगा भाई? शिवालिक। तो ये आपको ध्यान रखना है क्रम, ये आपके उत्तर से दक्षिण क्रम है, ठीक है मेरे भाई। ये जो है आपके उत्तर से दक्षिण क्रम है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर बृहत या महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और फिर शिवालिक या नवीन हिमालय या इसे उप हिमालय भी कहते हैं। तो ये तो हो गया आपके दिशा के आधार पे याद रखने के तरीके। नदियों के आधार पे इसे हम इस दिशा में देखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे। सबसे पहले पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय आता है, फिर हमारा आता है आपका उत्तराखंड वाले रीजन में, ठीक है ना। इसके बाद आता है नेपाल हिमालय, और लास्ट में आता है आपके असम हिमालय। तो ये आपको जो है नदी के आधार पे भी ध्यान रखना है, और ये आपका जो है दिशा के आधार पे भी ध्यान रखना है। यहाँ पे इनको बृहत हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, पंजाब हिमालय, है ना। इसके अलावा कुमायूं हिमालय, उसके अलावा नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय नदी के आधार पे। तो दोनों तरीके से याद रखेंगे, काम हो जाएगा। मैंने दिशा जो बता दिया उसी में से तो ये क्वेश्चन बन जा रहा है। शिवालिक तथा हिमाद्री के बीच में कौन सा हिमालय है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय, है ना। हिमालय की सबसे उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय या परा हिमालय कहते हैं, यहाँ पे लिखा है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में तथा, है ना, मध्य हिमालय के उत्तर में बृहद हिमालय स्थित है, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी समझाया था, चारों लिख के, उत्तर से दक्षिण, है ना। इसके अलावा इसी बृहद हिमालय में आपका भारतीय हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा, ये नमचा बरवा हाल फिलहाल में देखने को मिला था, है ना। देखने को कहाँ मिला था आप समझ रहे हैं। तो ये नमचा बरवा जो है ये किस हिमालय का पार्ट हो जाएगा? तो माफ़ कीजिएगा, ये आपके बृहद हिमालय के पार्ट हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? बृहद हिमालय या हिमाद्री के पार्ट हो जाएंगे। हिमाद्री कह सकते हैं बृहद हिमालय को, महान हिमालय भी कह सकते हैं इसे, या हिमाद्री कह सकते हैं। इसके पार्ट होते हैं नामचा बरवा, है ना। और ये भारतीय हिमालय श्रेणी में सबसे पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी चोटी है, और सबसे पश्चिमी चोटी जिसे माना जाता है इसे नंगा पर्वत को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय जो है ये शिवालिक से उत्तर में रहेगा, क्योंकि शिवालिक सबसे दक्षिण में है। फिर हमने कहा कि भाई ये मध्य हिमालय है, फिर हमने कहा कि भाई ये महान हिमालय है, फिर हमने कहा कि भाई ये ट्रांस हिमालय है। तो शिवालिक से दक्षिण में हुआ कि नहीं हुआ? मध्य हिमालय, है ना। तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय दोनों एक ही चीज़ है। ये शिवालिक के दक्षिण में है, ये शिवालिक के दक्षिण में है ना। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेंज, धौलाधेर श्रेणी सब इसी रेंज में है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। शिवालिक हिमालय इसे बाहरी हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। इसे हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी के रूप में हम जानते हैं, है ना। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, है ना,
हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे कि कैसा पर्वत है तो कहेंगे न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है और इसका निर्माण हुआ था प्लेटों के टकराने से। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं रखा हूँ क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूँ कि भाई इसमें जो है यूरेशियन और इंडियन प्लेट टकराते हैं और जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पे कभी टेथीज सागर हुआ करता था, इसी जगह पे आज हिमालय है। इसके सबसे ऊपरी बिंदु माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया में सबसे ऊंची चोटी भी है। माउंट एवरेस्ट के नाम भारत के महान सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। उसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ये है हिमालय की थोड़ी बहुत जानकारी। हिमालय पे सबसे पहले जो आपका माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले किसने चढ़ा था भारत के लिहाज से या दुनिया के लिहाज से, ये सब बात हमने कर लिया है। सबसे कम उम्र के लिहाज से, एक से अधिक बार चढ़ने के लिहाज से, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसरो का आगामी प्रोजेक्ट मिशन गगनयान 2025 मानव सहित पहले इसरो का प्रोजेक्ट होगा, तो इसके लिए भेजे जाने वाली महिला रोबोट का नाम क्या है। देखिए कोई भी चीज़ बड़ा काम करने से पहले ट्रायल करना पड़ता है। आप सभी को पता होगा कि ट्रायल क्या होता है ना, ट्रायल करना पड़ता है। जैसे आप कोई रेलवे में कोई बच्चा है तो पायलट रन आपने सुना होगा रेलवे के अंदर होती है। पहले जो नया लाइन वगैरह बनते हैं वहाँ पे एक छोटी सी इंजन और एक दो डब्बे जोड़ के जो है देखा जाता है, चलाया जाता है कि भाई कहाँ पे ज़्यादा जर्क वगैरह मार रहा है, तो उससे पता चलता है, पथ का जो है अनुमान लगाया जाता है कि कहाँ पे पत्थर की पैकिंग वगैरह करनी है ना, तो उसे ट्रायल रन कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो इसरो की इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है गगनयान जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, होने वाली है, हालांकि इसके 2025 का ही टाइम है, लेकिन मुझे नहीं लगता है थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है ना। तो इसके लिए जो रोबोट को तैयार किया गया है कि भाई मानव से पहले इनको भेजा जाए और उन पे होने वाली जो मतलब जो भी कठिनाई या फिर जो भी अच्छाई को सामना करेगा उसी के तर्ज पे जो है रेक्टिफाई करके लोगों को भेजा जाएगा। तो इसका नाम रखा गया है व्योममित्रा। क्या नाम रखा गया है? व्योममित्रा। व्योममित्रा इसरो द्वारा विकसित एक मानव रूपी रोबोट है जिसे गगनयान की मानव सहित उड़ानों में भेजा जाएगा ताकि वास्तविक अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI महिला टीचर का नाम क्या है? तो आप कहेंगे ये आयरिस है। ये केरल के एक स्कूल में जो है महिला टीचर के तौर पे पढ़ाती है ना। तो इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या हुआ था जिस वजह से ये चर्चा में आया था कि जो स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं वो जैसे ही मौका देखते हैं आपस में गप्पे मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो गप्पा मार रहे होते हैं ये भी ये सुन के जो है उस पर आंसर करना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है भाई। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना था। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में AI का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करा गया है। ये रहा रोबोट व्योमिका जिनका नाम है जो गगनयान के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पे आप इसरो का लोगो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में जूरी मेंबर्स के किस भारतीयों को शामिल किया गया है। सबसे पहले तो आपको 3-4 शहर का नाम याद रखना पड़ेगा। एक तो कांस होता है, सीधे पूछा जाता है कि यह शहर कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कि भाई ये जो है ये फ्रांस में है। एक आपका लॉस एंजलिस का नाम सुने होंगे, है ना, लॉस एंजल्स, लॉस एंजलिस, इस प्रकार से एक शहर का नाम है भाई। ये अमेरिका के अंदर है। ये कहाँ पे है? अमेरिका के अंदर है। तो जो ऑस्कर वाला अवार्ड है ये लॉस एंजलिस में होता है और जो कांस फिल्म फेस्टिवल है फ्रांस में, यहाँ भी फिल्म से संबंधित अवार्ड वगैरह वितरित किए जाते हैं। तो सबसे पहले 2-3 बात ध्यान रखना है ना। तो जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है यहाँ पे पायल कपाड़िया जो ज्यूरी मेंबर होते हैं वहाँ पे, उसके अंदर ये भारतीय मूल के पायल कपाड़िया जी शामिल थे, मुंबई के रहने वाली हैं। इनके अलावा पायल कपाड़िया को कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में जूरी मेंबर के रूप में शामिल किया गया था। समारोह 13 से 25 मई 2025, ये करेंट की क्वेश्चन है ना। कितने फिल्म को फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो 22 फिल्म को नॉमिनेट किया गया था। कौन से फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ पाल्म डी अवार्ड मिला है? ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में सबसे टॉप फिल्म को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो पामे डी ओर अवार्ड दिया जाता है ना। तो यहाँ पे कौन से फिल्म को मिला है? लेटेस्ट वाला इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, यह फिल्म का नाम है। ठीक है। शहर कहाँ है? कांस शहर कहाँ है? फ्रांस में। जूरी अध्यक्ष की अगुवाई यानी अध्यक्षता कौन कर रही थी? तो फ्रांसीसी अभिनेत्री जूलियट बिनोके, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये है भैया कुछ इमेज, है ना। और भारत के लिहाज से आपको याद रखना है जो कपाड़िया जी हैं उनको। अब एक बाफ्टा अवार्ड होता है। देखिए बाफ्टा अवार्ड जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर अमेरिका का है ना, और कांस फ्रांस वाला है। ठीक है भाई। तो ये जो बाफ्टा है ना, बाफ्टा अवार्ड बेस्ट पिक्चर के लिए किसको मिला है? अनोरा को, है ना। बेस्ट ब्रिटिश फिल्म कहेगा तो कॉनक्लेव होगा, क्योंकि चूंकि ये ब्रिटेन में होती है तो वहाँ के कभी कभी एग्जामिनर आपको घुमा देता है, ये ना पूछते हुए कि बेस्ट फिल्म के अवार्ड किसे मिला है, ये पूछा जाता है कि बेस्ट ब्रिटिश फिल्म के अवार्ड किसे मिला है, तो आप कहेंगे कॉनक्लेव को। ठीक है। इसके अलावा
यहाँ पे जो बाफ्टा अवार्ड होता है और ऑस्कर अवार्ड होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा समानता आपको देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि लगभग दोनों के विजेता सेम ही होते हैं। हर साल में आप देखेंगे तो कम से कम हीरो हीरोइन में से कोई ना कोई एक तो सेम जरूर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये हो गया बाफ्टा अवार्ड का फिल्म देख लिए, हीरो हीरोइन देख लीजिए, डायरेक्टर देख लीजिए। डायरेक्टर जो है द ब्रूटिश लिस्ट पिक्चर का नाम है ब्रैडी कॉर्बेट को, एक्टर एरेंडी ब्रोडी को और एक्ट्रेस मिकी मेडिसन को। ये तीनों हीरो हीरोइन और डायरेक्टर और फिल्म आपने देख लिया बाफ्टा अवार्ड 2025 के लिए। अब एकेडमी अवार्ड 2025 देखते हैं, जिसे ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एकेडमी अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पे आप देखिए अनोरा को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर अनोरा के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यहाँ पे आप देखिए मिकी मेडिसन यहाँ भी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यहाँ पे भी मिकी मेडिसन है, बाफ्टा में भी और ऑस्कर में भी। तो ये काफ़ी समानता होते हैं इन दोनों जो आपके अवार्ड हैं, क्योंकि ये बड़े लेवल के अवार्ड है, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत पंचामृत के तहत 5 लक्ष्य किस कोप बैठक के दौरान रखे थे। कोप की बैठक जो होती है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, है ना, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, तो उसकी जो बैठक हुई थी, तो किस बैठक में जो है प्रधानमंत्री एक 5 योजनाओं पर एक लक्ष्य रखा था। तो ये कोप 26 में। कोप 26 का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो के अंदर हुआ था। कोप 29 कहाँ हुआ 2024 में? अजरबैजान बाकू। कोप 25 2030 में कहाँ पे? ब्राजील के अंदर कराया गया कोप 30, है ना। कोप 31 2026 में कहाँ पे होगी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी, ये भी ध्यान रखना है। भारत की पंचामृत नीति जलवायु परिवर्तन और नेट जीरो कार्बन लक्ष्य से संबंधित थी। इसमें 5 तथ्यों को रखा गया था, जो नीचे हम आपको बताएंगे, है ना। मोदी साहब के द्वारा घोषणा किया गया था। पंचामृत नीति के अंतर्गत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन जो उत्सर्जन है वो जीरो करने की लक्ष्य है। तो ये ध्यान रखना है ना। यहीं से आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन के रूप में। अब यहीं से पूछ दें कि भाई पंचामृत नीति जो कोप के दौरान लिया गया था, तो उसमें भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो क्या बताओगे, है ना। पता रहेगा तब ना बताओगे जी। तो 500 है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा जो 5 चीज है ना यहाँ पे लिखा गया है 5 पॉइंट में डाल के। नॉन फॉसिल्स एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी शेयर 2030 तक 50%। इसके अलावा कार्बन इमिशन रिडक्शन जो नेट जीरो जिसे अपन कार्बन इमिशन रिडक्शन 2030 तक कुल अनुमानित उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती। यहाँ पर सिर्फ कटौती करने का भी लक्ष्य रखा गया है और 2070 तक जो है जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्बन इंटेंसिटी कट, जीडीपी की कार्बन तीव्रता में 45% की कमी। नेट जीरो टारगेट 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त करेगा, यानी कार्बन को पूर्ण रूप से समाप्त करेगा। इसके विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन ईंधन हो सकते हैं, पवन वायु हो सकते हैं, सौर ऊर्जा सकते हैं। मतलब ईंधन का उपयोग कम नहीं होगा, उपयोग तो और दिन प्रतिदिन बढ़ेगा ही ना जी, जरूरत बढ़ रहा है। लेकिन जो कार्बन पे हम डिपेंड है ना, तो वो जो है कम करने के लिए सोचा जाएगा, उसके जगह पे अल्टरनेटिव एनर्जी वगैरह लाया जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, है ना, के द्वारा फरवरी महीने मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? पिछले क्लास में हमने इस पे थीम पे आधारित क्वेश्चन बताया था, क्योंकि ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है, तो ये छूट गया था। ये जो है ऊर्जा सप्ताह वाला छूट गया था। तो इसका थीम रखा गया था टिकाऊ भविष्य के लिए वैश्विक ऊर्जा नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपटलीय प्लेट जिसकी क्षेत्रफल लगभग इतना है वर्ग किलोमीटर से अधिक है ना। तो ये कौन है भैया? प्रशांत प्लेट, है ना। प्रशांत प्लेट की जो है क्षेत्रफल इससे भी ज़्यादा है और ये सबसे बड़ी भूपटलीय प्लेट है ना। इसके अलावा दुनिया में सबसे अधिक भूकंप जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र में ही आता है, जिसे सर्कल ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, ठीक है। इससे समस्त भूकंप का लगभग 80% भूकंप जो है प्रशांत महासागर के बेल्ट में ही आती है। भूकंप क्या होती है? टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से उत्पन्न कंपन है। समुद्र के नीचे भूकंप आने से जो लहर उत्पन्न होती है उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी में टी होता है पहला, है ना, सुनामी। इसके अलावा प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है? गोलाकार है ना। यह दुनिया में सबसे विस्तृत तथा सबसे गहरी महासागर है, जो दुनिया में लगभग आधे आइलैंड को कवर करती है। इसके अलावा महासागर में सबसे गहराई वाला स्थल कौन सा है? मरियाना खाई, है ना, चैलेंजर गर्त मरियाना खाई। इसकी जो आपका 11,033 मीटर बताया जाता है, वही जो है आपका क्या है? गहराई है। नेक्स्ट हमारा, प्रशांत महासागर में जलधारा का जरूरत से ज़्यादा गर्म हो जाने की घटना को एल नीनो कहते हैं, जिसमें निम्न दाब, है ना, दाब कम हो जाती है। तथा जलधारा का जरूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाना ला नीनो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ला नीनो। तो आपको पूछा जाएगा भाई
कि अल नीनो ला नीनो किस महासागर की घटना है, तो प्रशांत महासागर का। अल नीनो कैसा होता है, गर्म हो जाता है, दाब कम हो जाती है। ला नीनो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है और दाब बढ़ जाती है। भूकंप के दौरान कितने प्रकार की कणों की उत्सर्जन होती है, कहेंगे 3 प्रकार का, प्राइमरी सेकेंडरी लव तरंग, ठीक है। पी की चाल सबसे कम होती है, एल की चाल सबसे अधिक होती है। इन तीनों तरंग में सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग एल तरंग है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा विनाशकारी है, विनाशी किरण नहीं, विनाशकारी। इसकी गति सिर्फ नीचे की तरफ होती है, ये नीचे की तरफ ही जो है मूव करता है, ये ऊपर की तरफ नहीं आती है। बाद में कि पी और एस जो है ये ऊपर नीचे दोनों की तरफ जो है सभी दिशाओं में जो है मूव करती है, ठीक है भाई। जो जितना ज्यादा फास्ट वो उतना ज्यादा कम खतरनाक भूकंप के तरंग जो निकलते हैं 3 प्रकार के। इस बात से आप अनुमान लगा लेंगे कि सबसे ज्यादा फास्ट पी है, मतलब सबसे कम खतरनाक पी है। भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, इसकी मापन रिक्टर स्केल पैमाने का इस्तेमाल करी जाती है। भारत में कुल 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। सबसे अधिक खतरनाक जोन 5 में है ना, हिमालय बेल्ट, कच्छ तथा पूर्वोत्तर भारत आता है, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह किस ग्रंथ में देखने को मिलती है ना, तो ये है आपका जातक। जातक में जो है बौद्ध धर्म के है ना जो आपका कथा संग्रह है उसका जो है समावेशन देखने को मिलती है। त्रिपिटक का ही अंश है जातक, है ना। त्रिपिटक में 3 पिटक है, सुत्त पिटक, अधीन पिटक, विनय पिटक। तो सुत्त पिटक से लिया गया है जातक, और जातक में मिलेगा आपको क्या, बौद्ध के पुनर्जन्म की कहानी, ठीक है भाई। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ हुआ, है ना। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से पिटक होते हैं, यहाँ पे देखिए। विनय पिटक अनुशासन और नियम से संबंधित चीजों को बताता है। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश को बताते हैं। अधीन पिटक दार्शनिक और मानसिक विश्लेषण को बताते हैं। अब देखिए जो सुत्त पिटक है ना, इसी का पार्ट रहेगा आपका जातक। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को आगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और जैन धर्म और जो आपका बौद्ध धर्म है इसमें हम विशेष क्या बताएं, आपको सभी चीज एक एक करके बता रखे हैं, तो बताने की जरूरत हम नहीं समझते हैं, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा सा बौद्ध धर्म में चीजों को बता देता हूँ। बौद्ध धर्म में आपको स्तूप पूछा जाता है, स्तूप क्या होता है। बौद्ध धर्म में आपको चैत्य भी पूछा जाता है, चैत्य, है ना, चैत्य भी पूछा जाता है। बौद्ध धर्म में आपको मठ पूछा जाता है। बौद्ध धर्म में आपको धम्म चक्र पूछा जाता है, धम्म चक्र, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में आपका जो आपका है ये क्या बोलते हैं, धमेक स्तूप, केसरिया स्तूप, और इसके अलावा चैत्य हो गया, मठ हो गया, हाँ यही सब यही होता है। और क्या होता है बौद्ध धर्म के अंदर जो आपको जानना चाहिए। हाँ, बौद्ध धर्म के जो मतलब जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उनकी उपदेश देने की भाषा पूछी जाती है तो पाली भाषा कहेंगे, ठीक है। उनके जन्म स्थान भी पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम में, लुम्बिनी नेपाल कहेंगे, है ना। और जो उनकी मृत्यु है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुशीनगर में हुए थे। ये सब ध्यान रखना है बौद्ध धर्म के बारे में छोटा छोटा। और उसके बाद आपसे जो पूछा जाता है, सांची का स्तूप किसने बनाया, तो अशोक ने, है ना। फलाना चीज कहाँ पे है, जैसे धमेक स्तूप कहाँ पे है, बनारस में है। भरहूत स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से जो है आपको चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म से। स्तूप क्या है मैंने बता चुका है, जो उनके सार्वजनिक महत्व के चीज़ होते हैं या अंत्येष्टि वाली चीज़ होती है, उनको सुरक्षित रखने की जगह गोलाकार, अर्ध गोलाकार जो मतलब आकार होते हैं उसे स्तूप कहा जाता है ना। स्तूप चैत्य के अंदर कवर रहते हैं। आप देखे होंगे जो बौद्ध धर्म से कोई मानते हो तो पूरी तरीके से जानते होंगे, और हम लोग भी वैसे देखे हैं, है ना। इनके अलावा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योजना है, किसके प्रबंधन में चलाए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि भाई मुद्रा योजना शुरुआती दिनों में किसके नियंत्रण में शुरू किया गया था, या फिर किसके 100% जिम्मेवारी के साथ शुरू किया था, या फिर वित्तीय समावेशन के साथ शुरू किया गया था, तो आप कहते हो सिडबी। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक प्रकार के पेंशन योजना है, जो उनकी बचे खुचे लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए चलाई जाती है। तो ये LIC के निगरानी में चलती है, यानी इस योजना का जो मेन कर्ता धरता है LIC है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 2017 में हुआ था। योजना में लाभार्थी अगर आप हैं, अगर आप बनना चाहेंगे तो आपको 60 वर्ष की उम्र कम से कम पूरा करना होगा। इस योजना में न्यूनतम पेंशन की राशि जो है 1000 रुपये से कम नहीं होगा। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको पेंशन मिलेगा। आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा पेंशन मिलेगा, कम इन्वेस्ट करोगे तो कम पेंशन मिलेगा। सिंपल सी बात है, लेकिन न्यूनतम जो पेंशन है वो 1000 रुपया महीना आपको देता है ना। अटल पेंशन योजना, यह भी एक प्रकार का जो है
है, जमा योजना है, पेंशन नाम से स्पष्ट है, लेकिन इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था और यह योजना जो है असंगठित क्षेत्रों के लिए चलाया गया, असंगठित क्षेत्रों के लिए चलाई गई है और लाभार्थी की जो उम्र सीमा है वो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों एक ही है ना। इस योजना में जो अगर कोई भी आदमी अपनी बीमा कराना चाहता है तो उसकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इसमें जो है कवरेज राशि 2 लाख रुपए की है, ठीक है। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी बीमा शब्द से स्पष्ट है कि बीमा वाला होगा। इसकी शुरुआत भी 2015 में हुआ था, लेकिन इसमें एज जो है कम है थोड़ा, 18 से 50 वर्ष के बीच वाले लोग के लिए ही है ये और इसमें भी जो बीमा कवरेज है 2 लाख रुपया तक के है, ठीक है। दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना को लागू करवाया गया, नया जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके निगरानी में, है ना। तो यह योजना अप्रैल 2025 में स्टार्ट करी गई है दिल्ली के अंदर। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे, है ना। इसके तहत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक की जो है स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है दिल्ली के अंदर। इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा नहीं होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल ट्रेंड करे हैं। तो मतलब जो बीमारी होने वाली है, जो भी कारण होते हैं, कारक होते हैं, जीवाणु या फिर वायरस या फिर प्रोटोजोआ इत्यादि, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जो शुरुआत में हमने हेडिंग दिखाया था उनके अलावा, ठीक है भाई। ये सब चीज कॉमन होते हैं, आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है भाई। इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु से नहीं होती है, ऑप्शन में कुछ एड्स था, तो यहाँ पे एड्स नहीं होता है क्योंकि एड्स वायरस से होता है, आप सभी को पता होगा। बीमारी फैलाने वाले वाहक जीव को संचरक वेक्टर कहा जाता है, इस प्रकार से इसे ध्यान रखेंगे। जो भी आपके जीवाणु फैलाने वाले जो वाहक होते हैं उसे वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। जैसे अगर आप किसी को मलेरिया हो जाता है तो भाई मलेरिया तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से हो रहा है, लेकिन उसके वाहक कौन है? मादा एनीफिलीज। तो यहाँ पे मादा एनीफिलीज क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। आप आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जीवाणु से होने वाले रोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्षय रोग, जिसे अपन टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग कहते हैं। टाइफाइड, हैजा, प्लेग, है ना। इसके अलावा डिप्थीरिया, ये सभी के सभी किससे होती है? जीवाणु से होती है। ये सब सभी के सभी बैक्टीरियल रोग है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विषाणु से होने वाला रोग जो है इन्फ्लुएंजा है, डेंगू मलेरिया का बड़ा भाई है डेंगू, ठीक है। इसमें जो है प्लेटलेट्स काउंट काफी कम हो जाती है और जिस किसी को भी डेंगू हो जाए तो मैं अपनी रेलवे अस्पताल के डॉक्टरों का जो है कहना माना था, क्योंकि मेरे भी एक दोस्त को हुआ था और उनको जो है सजेस्ट करे थे, जो पपीता का पत्ता होता है ना, पपीता का पत्ता, उसको जो है उबाल के जिस रूप में आप इंटेक कर सके, चाहे तो आप उबाल के उसे पानी में मल दे ऐसे साग के जैसा, फिर वो पानी में साथ मिल जाएगा, पी जाए चीनी के साथ थोड़ा या फिर नमक के साथ, जैसे भी आपको पीना है ना। मतलब ये पत्ता जो है इनमें फायदाकारी होता है डेंगू के अंदर, है ना। इसके अलावा पोलियो अपने सभी देखा होगा, इसका ड्रॉप पिलाया जाता है। रेबीज जो होता है कुत्ता के काटने से होता है। खसरा, ये सभी के सभी विषाणु से होने वाली रोग है। बाद में कि एड्स वगैरह भी विषाणु से होती है ना। कैंसर भी वायरस से ही होती है, ठीक है। तो ये सब जो है रोग है वायरस से। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है मलेरिया है। इसके अलावा अमीबा वाइरस, स्लीपिंग सिकनेस जो सोने की बीमारी होती है, कालाजार होता है, टेक्टोप्लाज्मोसिस होता है। ये सभी के सभी जो बीमारी है ये कहाँ से होती है? प्रोटोजोआ से होती है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से सौरमंडल या ब्रह्मांड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला, सप्तर्षि को बिग डीपर या द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, शुक्र ग्रह पर H2SO4 की परत पाई जाती है। चंद्रमा की स्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होने पर विषुव की घटना घटती है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे, आपको पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, गलत है। चौथा भी स्टेटमेंट है भाई, किसी ग्रह या तारे का रंग सतह के तापमान पर निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये असत्य है, बाद बाकी सभी के सभी सत्य है। जो भी ग्रह या तारे का रंग होता है वो तापमान पे जो है काफी हद तक डिपेंड होता है। जैसे बहुत कोई तारा आपको नीला दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उसके अंदर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत है। क्यों गलत है आइए समझते हैं। सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होने पर विषुव होती है। सूर्य की स्थिति, यहाँ पे मैंने चंद्रमा लिख दिया था। सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होने पर विषुव होते हैं। विषुव मतलब इक्विनॉक्स, है ना। इक्विनॉक्स साल में 2 बार होती है, एक 21 मार्च को होती है तथा एक 23 सितंबर को होती है। इक्विनॉक्स जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है भाई उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ये ऑनवर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सस्सी वाले अच्छे से जानते होंगे। सप्तर्षि को बिग डीपर या उर्सा मेजर या द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। आपने ट्रक के पीछे देखा होगा लिखा रहता है ना, यूज डीपर एट नाइट, रात में डीपर का प्रयोग करें, है ना। और एक डायपर होता है जो बच्चे पहनते हैं, उसमें सुसु करते हैं। यहाँ पे सप्तर्षि को बिग डीपर कहते हैं। आप जिस जैसे याद रख पाए रख सकते हैं, कोई भी उसमें बुराई नहीं है, हम किसी की वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का परिभ्रमण काल 27.3
है ना, पृथ्वी दिवस के बराबर होती है। चंद्रमा का परिभ्रमण तथा परिक्रमण का लगभग समान होती है, इसी कारण हम चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग देखते रहते हैं बारंबार। इसके अलावा शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति पाई जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हमने लिखा था, जो आपके हाल फिलहाल एग्जाम में देखने को मिला, H2SO4 इसका सूत्र होता है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। शुक्र ग्रह सभी 8 ग्रहों में सबसे अधिक चमकीला है तथा सबसे अधिक गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, लूसीफर ग्रह, पीला ग्रह, पृथ्वी के बहन इत्यादि सभी कहे जाते हैं। शुक्र ग्रह के कई सारे नाम हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि घर में खाना बनने हैं, जब मैं पढ़ा के हट जाऊंगा तब, ठीक है भाई। ब्रह्मांड में, और खाना नहीं मिलेगा तो समझ ही रहे हैं भाई, ब्रह्मांड में बुध तथा शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और इसको मैंने अच्छे से समझा चुका है, सूर्य के दूरी के हिसाब से, बड़ा छोटा के हिसाब से, अपने एक्सिस पे रोटेट होने के हिसाब से, सूर्य के परिक्रमा करने के हिसाब से अच्छे से समझा चुका हूं। जो बच्चे पुराने हो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, याद करने के तरीके बता दिए हैं, सब कुछ याद होगा। पृथ्वी की तुलना में चांद की गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 1.6, जो जी का मान होता है पृथ्वी की तुलना में G/6 हो जाता है चंद्रमा पे, ठीक है। इसके अलावा इसी कारण चंद्रमा पर किसी वस्तु की वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है ना। वजन जो है द्रव्यमान सेम रहेगा, सिर्फ वजन बदलती है, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि जो वेट होता है ना, उसके फार्मूला में आपको जी आता है। देखिए यहाँ पे मास गुने क्या होता है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण का है, तो यहाँ पे मास है ना, मास तो सेम ही रहेगा, ये जी के कारण भार बदल जाती है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होती है पृथ्वी का 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। एक बड़ा जी का मान भी हमने बताया था, कोई बच्चा अगर लिख पाए तो बड़ी मेहरबानी होगी बताना। इसके अलावा वजन तथा बल का इकाई क्या होता है? समान होता है। वजन तथा बल का इकाई क्या होता है? समान होता है, बल का और वजन का। पृथ्वी की सतह से सूर्य के प्रकाश 8.20 सेकेंड या 8.20 मिनट या फिर 500 सेकेंड में आती है। सभी 8 ग्रह में सबसे कम समय में सूरज की परिक्रमा नजदीकी ग्रह बुध करता है, और तथा सबसे अधिक समय में परिक्रमा वरुण करता है। कहने का मतलब है जो जितना नजदीक रहेगा उतना जल्दी स्कूल पहुंचेगा। ये स्कूल है ना, और ये जितना नजदीक जो रहेगा और लगभग चाल मान लीजिए कि 2 मिनट के लिए समान है, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा, ये बाद में पहुंचेगा। तो वैसे ही जो सूर्य की परिक्रमा है, सूर्य के चारों तरफ घूमना है, तो सबसे नजदीकी ग्रह जो बुध है वो सबसे पहले कर लेता है, और सबसे दूर जो वरुण बैठा है वो सबसे लेट कर पाता है। लेकिन जो अपने एक्सिस पे रोटेशन है वो सबसे तेज जो है आपका बृहस्पति करता है। अपने एक्सिस पे रोटेशन, अपने ही एक्सिस पे रोटेशन सबसे तेज जो है आपका बृहस्पति करता है, इसे ध्यान रखेंगे। और सबसे लेजी मतलब जो सबसे अधिक समय लेता है अपने एक्सल पे परिक्रमा मतलब घूमने में, ये आपका लेता है शुक्र ग्रह। दोनों बात ध्यान रखना, सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे फास्ट बुध, सबसे लेट वरुण, अपने एक्सिस पे सबसे फास्ट बृहस्पति, सबसे लेट शुक्र, ठीक है। सूर्य के निकट 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जिसे हम खुले आंख से देख सकते हैं। और सूर्य के दूर जो 4 ग्रह है उसे जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके जो है प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अभी जो है हमारा लेटेस्ट सीरीज चल रहा है PYQ सीरीज, जो 2024 SSC MTS और SSC के अन्य एग्जाम में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है पॉइंट टू पॉइंट वर्जन में समझा रहा हूं। तो जो भी बच्चे को SSC की एग्जाम देना है आगे, है ना, सीरीज का जो है फी भी बता दिया हूं, 70 रुपया है कॉस्ट। आप जो है 70 रुपया पे करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। ये 35 क्लास उसमें करवाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जिनको SSC का एग्जाम देना है। SSC में नए नए जो है आपका टॉपर्स चॉइस हमारा ई बुक आया है, जो आपके एजुकेटिव बेस्ड पे ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ाया गया है कथन के फॉर्मेट में। तो जिनको भी CGL वगैरह देना है टॉपर चॉइस कर लीजिए। पैरासीटामोल 2 किए होंगे तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, दोनों कर लेंगे तो, यानी पैरासीटामोल 2 और टॉपर चॉइस, है ना। पैरासीटामोल 1 जो है वो एग्जाम में काम हमेशा करता रहेगा, लेकिन समय के साथ अपने आप को ढलना होता है, ढालना होता है। तो इसी के लिए जो है समय पर अपडेशन जरूरी होती है, और इसीलिए समय समय पर मैं सीरीज लाता रहता हूं। और वैसे भी आपको पता है मैं बहुत कम पढ़ाता हूं दूसरे के तुलना में, लेकिन काम का रहता है। तो आप लोग पढ़ के अपनी जर्नी को सफल कर सकते हैं, जैसे सैकड़ों बच्चे सफल हो चुके हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।